अ ट्रिब्यूट टू मोहम्मद अजीज साहब। एक बार फिर हम पीछे चलते हैं अजीज साहब के बचपन की तरफ। अजीज साहब बहुत ही रिलीजियस थे, पर साथ ही साथ गाने के शौकीन भी थे। और जब भी सुना रफी साहब को सुना, जब भी गुनगुनाया तो रफी साहब को गुनगुनाया। कई बार रफी साहब के शोज होते कलकत्ते में तो वो देखने भी जाया करते थे, और जब इन्हें स्टेज शो करने का मौका मिला तो रफी साहब के ही सॉन्ग गुनगुनाए। मतलब रफी साहब का टोटल इन्फ्लुएंस। पर जैसा कि सोनू निगम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अजीज साहब ने रूह रफी साहब के लिए और अंदाज खुद का अपना बनाया, और बिल्कुल सही है ये बात। एक और वाकया सुनाता हूँ अजीज साहब से जुड़ा हुआ। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब अजीज साहब के तंग दिन चल रहे थे, और उन तंग दिनों में अपने खर्चे पे कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे। सैंपल कह लें या डेमो कह लें उसके लिए। और उनके एक दोस्त थे जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया करते थे, तो उन्होंने अजीज साहब से कहा कि इस डेमो की एक कॉपी मुझे दे दो, और ये अपने पास रखूंगा, जब भी जरूरत पड़ी तो मैं वहां पे इस्तेमाल करूंगा। वक्त भी आया, रफी साहब कलकत्ता पहुंचे, और ये जो रिकॉर्डिंग थी, ये जो डेमो था, उस दोस्त ने रफी साहब को सुनाया। रफी साहब सुनकर काफी खुश हुए और उसी वक्त कहा कि शाम के शो में तुम अपने इस दोस्त को मेरे पास लेकर आओ। टिकट महंगा था, अजीज साहब उसका इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर उनके उस दोस्त ने इंतजाम किया, उनकी मदद की, रफी साहब से मिलवाया। रफी साहब मिलकर बहुत खुश हुए और तारीफें की तो कुछ नसीहतें भी दी, और नसीहतों में ये था कि रियाज कभी नहीं छोड़ना, शराब को कभी हाथ नहीं लगाना, और बड़ों की हमेशा इज्जत करना। और फिर रफी साहब की इन नसीहतों को तबर्रुक समझकर अजीज साहब ने अपने पास रख लिया। और वैसे भी जो उनकी अपब्रिंगिंग थी वो बहुत ही मुहज्जब फैमिली में हुई थी, बड़ों का लिहाज था उनको, शराब को तो हाथ भी नहीं लगाते थे। और रही बात रियाज की, तो रियाज में बहुत पक्के थे वो। हम बातें कर रहे हैं वन ऑफ द लेजेंड सिंगर्स ऑफ हिंदी सिनेमा, मोहम्मद अजीज साहब उर्फ मुन्ना अजीज की। तो बात चल रही थी कि घर वालों से 2 साल की मोहलत दुआओं के साथ साथ मिली। मुंबई वो आए, रास्ते बनते गए, बस ढूंढा उन्होंने और कोशिश भी काफी की। जिस साल वो मुंबई आए उसी साल उन्होंने एक चांस पाने की जुगत लगा ली। मौका था दुर्गा पूजा का, और जिस जगह पे वो कोशिश कर रहे थे वहाँ हर साल म्यूजिक प्रोग्राम हुआ करता था, और वहाँ बॉलीवुड के जितने भी पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स थे, खासकर जो बंगाली थे, वो वहाँ आया करते थे। और इसी लालच में कि एक मौका मिल जाए कि उन्हें वो लोग सुन पाए, उन्होंने बहुत कोशिश की। अजीज साहब ने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा था कि काफी फील्डिंग करने के बाद इस प्रोग्राम में गाने का मौका मिला। अजीज साहब ने ये सोचा कि किसी ने सुना और शायद पसंद आ गई मेरी आवाज, तो काम बन जाए इस इंडस्ट्री में, और हुआ भी यही। उस प्रोग्राम में मौजूद थे मुकुल दत्त जी। याद हो आपको, शायद एक फिल्म आई थी आन मिलो सजना, उस फिल्म के डायरेक्टर थे। उनको अजीज साहब की आवाज बहुत पसंद आई। फिर मुकुल जी ने अपना कार्ड दिया और अजीज साहब को अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस गए तो मुकुल जी ने मिलवाया सपन मुखर्जी साहब से, जो उस दौरान एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो हिंदी और बंगाली दोनों में बन रही थी। हिंदी में अंबर नाम था उसका, और बंगाली में ज्योति। और उस फिल्म के हीरो थे विश्वजीत के बेटे प्रसन्नजीत, जो बंगाली सुपरस्टार भी हैं। तो कायदे से ये पहला ब्रेक था उनका। फिर उषा खन्ना जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ फिल्मों में गवाया एक दो सॉन्ग। फिर उषा जी ने अजीज साहब की रिकॉर्डिंग को शेयर किया किससे, उस दौर के म्यूजिक कंपोजर के जो किंग कहलाए जाते थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से शेयर किया। वो भी सुनकर बहुत खुश हुए। फिर दूसरी तरफ अनु मलिक साहब के घर आना जाना अजीज साहब का था। वो क्यों और कैसे, वो मैं जरूर बताऊंगा। तो कहने का मतलब कि नेटवर्क फैलना शुरू हो गया था अजीज साहब का। और एक दिन जबरदस्त क्रैक भी हुआ, और सिलसिला काफी लंबा चला, 1 दशक तक। एक छोटी सी कहानी याद आ गई। जब मोहम्मद अजीज साहब की कलकत्ते से बॉम्बे शिफ्ट होने की तैयारी चल रही थी, उस दौरान कलकत्ता में अजीज साहब के शुभचिंतक थे एक जावेद अख्तर साहब। ना वो लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब नहीं, आगे समझ जाएंगे आप। और ये अजीज साहब के खैर खां थे, जिनके छोटे भाई बॉम्बे में मशहूर प्रोड्यूसर सलीम अख्तर साहब। तो जावेद अख्तर साहब ने उनके नाम में खत लिखा और अजीज साहब से कहा कि ये ले जाकर उनको दे देना। जब वो खत लेके अजीज साहब सलीम अख्तर साहब के पास पहुंचे तो सलीम साहब ने मिलवाया उस दौर के एक स्ट्रगलर म्यूजिक कंपोजर से, जिसका नाम था अनु मलिक।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनु मलिक के फादर सरदार मलिक एक मशहूर कंपोजर रह चुके हैं। उनका बेटा अनु मलिक स्ट्रगल कर रहा है, ये बात भी अजीज साहब को हिम्मत दे गई। खैर, सलीम साहब ने अनु मलिक से इंट्रोड्यूस करा अजीज साहब को। अनु जी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए, घर का आना जाना शुरू हो गया। वहाँ इन्होंने अपने गाने सुनाए, अनु मलिक साहब को बहुत पसंद आया। सरदार मलिक साहब को भी अजीज साहब की आवाज बहुत पसंद आई और अजीज साहब से उन्होंने स्पेशली कहा कि बेटा आते जाते रहा करो यहाँ। तो फिर अजीज साहब का अनु जी के घर आना जाना शुरू हो गया। इस दौरान होता क्या था कि जो भी सॉन्ग या जो भी धुन अनु मलिक जी बनाते थे तो उस पे वर्ड्स डाल के अजीज साहब की आवाज में हारमोनियम पे ही संगत देकर रिकॉर्ड कर लेते थे। वो दौर कैसेट्स का हुआ करता था, तो रिकॉर्डिंग करके रख लेते थे अनु मलिक, और जब भी किसी प्रोड्यूसर के पास जाते तो वो सॉन्ग सुनाते। इसी तरह एक दिन अनु मलिक साहब पहुंच गए मनमोहन देसाई के पास। फिल्म वो कर रहे थे मर्द। अनु मलिक साहब को वो म्यूजिक मिल गई। इत्तेफाक से उस फिल्म के सॉन्ग को शबीर कुमार को गाना था, लेकिन वो किसी कॉन्सर्ट में कोलकाता चले गए, जिसकी वजह से मनमोहन देसाई नाराज हो गए। जब अजीज साहब को अनु मलिक ने बताया एक सॉन्ग तुझे गाना है, वो भी अमिताभ बच्चन के लिए, तो अजीज साहब को अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ था। तो फिर जब ये रिकॉर्डिंग के लिए गए तो देखा वाकई अमिताभ बच्चन के लिए मैं गा रहा हूँ। फिर अनु मलिक ने कहा कि देख, ये तेरे लिए करो और मरो का सवाल है। अगर तेरी आवाज पसंद आ गई, अगर ये सॉन्ग पसंद आ गया तो फिर समझ ले कि तेरे बुरे दिन टल गए। तो फिर अजीज साहब ने कहा कि मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, और हुआ भी यही। टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड हुआ और हिट हो गया ये सॉन्ग, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे। सॉन्ग मोहम्मद अजीज साहब के करियर का टर्निंग पॉइंट बना। फिर अनु जी और अजीज साहब दोनों की चल पड़ी। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द फिल्म भी हिट हुई तो म्यूजिक भी पॉपुलर हुआ, तो अजीज साहब की चर्चा दूर दूर तक हुई। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचे तो मार्केट का एक फॉर्मूला है, जो दिखता है वही बिकता है। अब अजीज साहब दिख चुके थे। रातों रात सभी म्यूजिक कंपोजर्स में शोर सा हो गया था कि कलकत्ते से एक लड़का आया है, उसने अमिताभ बच्चन के लिए टाइटल ट्रैक गाया और कमाल का गाया है। फिर क्या, सभी म्यूजिक कंपोजर्स के ऑफर्स आने शुरू हो गए। उस दौर में मीडिया उतनी स्ट्रॉन्ग तो थी नहीं, पर एक खूबसूरत बात जरूर होती थी उस दौरान, लाइव रिकॉर्डिंग। अब इस लाइव रिकॉर्डिंग में कभी कभी तो 100 से भी ज्यादा म्यूजिशियन एक साथ इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे होते हैं, और ऐसा नहीं है कि हर कंपोजर के पास अपनी एक टीम हो। बहुत छोटी टीम होती थी। बाकी जो म्यूजिशियंस होते थे वो सारे जरूरत के हिसाब से कंपोजर्स के लिए प्ले किया करते थे। अगर उन्होंने अभी अनु मलिक के लिए म्यूजिक प्ले किया तो बहुत मुमकिन है कि दूसरे ही पल वो आर.डी. बर्मन के लिए प्ले करें, या फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए प्ले करें, या फिर किसी और कंपोजर्स के लिए प्ले करें। यानी हर जगह आया जाया करते थे, जस्ट लाइक फ्रीलांसर। ऐसे में होता ये था कि म्यूजिक वर्ल्ड में किसी भी नए आर्टिस्ट की एंट्री होती या कहीं कुछ अच्छा बुरा हुआ होता तो वहाँ की खबरें इन लोगों के द्वारा फैल जाया करती, ऐसा कह सकते हैं आप। वैसे भी आज के टेक्नोलॉजी के दौर में भी मास कम्युनिकेशन की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थियरी है, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट होता है। और इस तरह मोहम्मद अजीज फेमस हुए सभी कंपोजर्स में, और फिर उन पे बेहतरीन गानों की लाइन लग गई। फिर क्या, अजीज साहब ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मर्द सहित अमिताभ बच्चन की अगर बात करें तो करीब करीब 19 फिल्मों में अजीज साहब उनकी आवाज बने हैं। और एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशली कंपोजर्स में ये मान लिया गया कि मोहम्मद रफी साहब के बाद अगर कोई आवाज है तो वो है मोहम्मद अजीज साहब की। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। इस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग की भी एक कहानी है, और ये सॉन्ग रिकॉर्ड होना था तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की नजर में तो एक ही आवाज थी, और वो थे मोहम्मद अजीज साहब। वो डिसाइडेड था उनकी नजर में, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद अजीज साहब के ये जो बॉन्डिंग बनी थी वो सिर्फ इस वजह से बनी थी कि उन्हें रफी साहब की परछाई माना गया। अब देखिए ना, रफी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने करियर में करीब 377 गाने गाए, 377, और मोहम्मद अजीज साहब 327, सिर्फ हाफ सेंचुरी सॉन्ग्स कम है।
और इस डेटा से पूरी तरह से जाहिर होता है कि इनकी बॉन्डिंग कितनी ग्रेट थी, कितनी खूबसूरत थी। फिर भी जब रिकॉर्डिंग की बात आती है तो इसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इनकार भी नहीं कर सकते म्यूजिक कंपोजर, क्योंकि उनको अपना भी ट्रस्ट देखना होता है, थोड़ी सी लिबर्टी उनको देनी पड़ती है। तो हुआ ये कि 5 लोग बैठे और उनके बीच वोटिंग हुई कि आखिर किसे ये सॉन्ग दिया जाए या किसकी आवाज में ये सॉन्ग गवाया जाए। और इत्तेफाक देखिए 5 लोगों ने मोहम्मद अजीज का ही नाम सजेस्ट किया और फिर अजीज साहब को बुलवाया गया और प्यारे लाल ने कहा कि देखो आज तुम्हें हम एक बहुत ही बड़ा तोहफा देने वाले हैं। अजीज साहब हैरान थे, पूछा कि वो क्या है, तो कहा कि आज तक तुम जिसके दीवाने रहे हो, जिसके एडमायरर रहे हो, जिनकी रूह तुम में बसती है, जिनके लिए तुम जिए हो, आज उन्हीं के लिए एक ट्रिब्यूट सॉन्ग तैयार होने वाला है और उस सॉन्ग को तुम गाने वाले हो। इतना सुनना था कि मोहम्मद अजीज साहब की आंखें नम हो गई। और जब इसकी रिकॉर्डिंग हुई, तो अजीज साहब की आवाज, आनंद बख्श साहब के अल्फाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, इनका मिश्रण और उसका असर ऐसा हुआ कि जितने भी म्यूजिशियन थे, जितने भी वहां मौजूद लोग थे, सभी की आंखें नम हो गई। पूरा माहौल गमगीन हो गया था रफी साहब की याद में। नो डाउट रफी साहब जैसा कोई नहीं है, ना कभी होगा, ये मान चुके हम सब। पर आज अजीज साहब की याद में हमारी आंखें नम हो रही हैं। उनके जितने भी सॉन्ग्स मैंने गुनगुनाए हैं, ऐसा कभी भी नहीं लगा मुझे कि मैंने गले से गाया हो, ना, बल्कि हमेशा ही महसूस हुआ कि ये आवाज सीधे दिल से आ रही है। आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद अजीज साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, अब बस उनके नगमे ही हमें सहला सकते हैं। चलते चलते गुजारिश है आपसे भी कि इस मिजाज फकीरी वाले इस नेक इंसान की मग़फ़िरत की दुआ जरूर कीजिएगा और अपनी नजरों में इनके लिए इज्जत हमेशा बरकरार रखिएगा।